डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के छोटे से गांव में हुआ, जिसका नाम धनुषकोडी है। इस गांव में वे अपने संयुक्त परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उनके पिता मछुआरों को नाव किराए पर देते थे तथा उनकी माता गृहिणी थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने अपनी शिक्षा का आरंभ रामेश्वरम के एक प्राथमिक विद्यालय से किया। कलाम साहब ने अपनी पढ़ाई पूरी करने व घर की आर्थिक सहायता हेतु अखबार बेचने का कार्य आरंभ किया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 12वीं रामनाथपुरम में स्थित स्क्वार्ट्स मेट्रिकुलेशन स्कूल में संपन्न की। तत्पश्चात उन्होंने स्नातक की उपाधि बैचलर डिग्री प्राप्त करने हेतु सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया, जो तिरुचिरापल्ली में स्थित है। किंतु यहाँ उनकी शिक्षा का अंत नहीं हुआ। उन्हें पढ़ने व सीखने का बहुत शौक था। वह आगे की पढ़ाई हेतु 1955 में मद्रास जा पहुंचे, जहां से उन्होंने 1958 में अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उनका सपना था कि वह भारतीय वायुसेना में फाइटर प्लेन के चालक यानी पायलट बन सके, परंतु ये पूर्ण न हो पाया। पर फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। इसके पश्चात उन्होंने भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान डीआरडीओ में प्रवेश किया, जहां उन्होंने हावरक्राफ्ट परियोजना का सफल संचालन किया, परंतु डीआरडीओ में अपने कार्यों से संतुष्ट न होने के कारण उन्होंने इसे छोड़ दिया। इसके पश्चात उन्होंने 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में प्रवेश किया। इसरो में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कई परियोजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन किया, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण था उनके द्वारा भारत के पहले उपग्रह पृथ्वी, जिसे SLV-3 भी कहा जा सकता है, तब पृथ्वी की कक्षा के निकट स्थापित किया जाना। इस कार्य को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 1980 में बहुत ही मेहनत तथा लगन के साथ संपन्न किया। उनकी इसी सफलता के बाद भारत भी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बन पाया। इस दौर में वह इसरो में भारत के उपग्रह प्रक्षेपण यान परियोजना के निदेशक के पद पर नियुक्त थे। इसरो के कार्यकाल के दौरान ही उन्होंने और भी उपलब्धियां हासिल की, जैसे नासा की यात्रा, प्रसिद्ध वैज्ञानिक राजा रमन्ना के साथ मिलकर भारत का पहला परमाणु परीक्षण, गाइडेड मिसाइल्स को डिजाइन करना। इन सब के पश्चात डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक सफल तथा ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक बन चुके थे। 1981 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1982 में वह पुनः भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के निदेशक के रूप में विद्यमान हुए। अब उन्होंने स्वदेशी लक्ष्य भेदी नियंत्रित प्रक्षेपास्त्र गाइडेड मिसाइल्स की तरफ अपना ध्यान केंद्रित किया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को 1990 में फिर पद्म विभूषण से नवाजा गया। तत्पश्चात वे 1992 से लेकर 1999 तक के कार्यकाल में रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार के पद पर नियुक्त रहे। साथ ही वह सुरक्षा शोध और विकास विभाग के सचिव भी थे। 1997 में उनका भारत के प्रति योगदान देखते हुए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उन्हीं के नेतृत्व में 1998 में भारत ने अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया। कलाम साहब की ही देन है कि भारत आज परमाणु हथियार के निर्माण में सफल हो पाया है। इस दौर में वह भारत के सबसे प्रसिद्ध एवं सफल परमाणु वैज्ञानिक थे। 2002 में उनके प्रति भारत की जनता में सम्मान देखते हुए, जीवन की उपलब्धियों तथा भारत के प्रति उनका लगाव देखते हुए NDA ने उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया। फलस्वरूप वह चुनाव में विजयी होकर 2002 में भारत के राष्ट्रपति के रूप में हमारे सामने आए। उन्हें जनता का राष्ट्रपति कहकर संबोधित किया जाने लगा।
उनकी इस कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई सभाएं संबोधित की जिनमें उन्होंने भारत के तथा यहाँ रह रहे युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने हेतु बातों पर जोर दिया। ये तो हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपनी निजी जिंदगी में एक सरल तथा अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। वे बच्चों से बहुत अधिक स्नेह करते थे, उन्हें हमेशा ऐसी सीख देते थे जो उनके भविष्य को बेहतर बनाने में सहायता करे। वे राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे, किंतु राजनीति में रहकर वे देश के विकास के बारे में सोचते थे। वे जानते थे कि युवाओं का बेहतर विकास ही देश को आगे लेकर जा सकता है। वे चाहते थे कि परमाणु हथियारों के क्षेत्र में भारत एक बड़ी शक्ति के रूप में जाना जाए। उनका कहना था कि 2000 वर्षों के इतिहास में भारत पर 600 वर्षों तक अन्य लोगों ने शासन किया है। यदि आप विकास चाहते हैं तो देश में शांति की स्थिति होना आवश्यक है और शांति की स्थापना शक्ति से होती है। इसी कारण प्रक्षेपास्त्रों को विकसित किया गया ताकि देश शक्ति संपन्न हो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का राष्ट्रपति कार्यकाल 2007 में समाप्त हुआ। इसके पश्चात वह कई जगहों पर प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत रहे, जैसे शिलोंग, अहमदाबाद तथा इंदौर के भारतीय प्रबंधन संस्थानों व बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान में। उसके बाद वह अन्ना विश्वविद्यालय में एरोस्पेस इंजीनियरिंग के प्रोफेसर रहे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भारत के कई अन्य प्रसिद्ध शैक्षिकी संस्थानों में भी अपना योगदान दिया। आप में से शायद बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि वे गीता और कुरान दोनों का अनुसरण करते थे। उन्हें भक्ति गीत सुनने का तथा वाद्य यंत्र बजाने का भी बहुत शौक था। उनका लगाव भारत की संस्कृति के प्रति बहुत अधिक था। 27 जुलाई 2015 को ये मिसाइल मैन हम सबको छोड़कर चले गए तथा उनका जाना हमारे देश के लिए कभी पूर्ण न होने वाली क्षति लॉस थी। कलाम साहब की मृत्यु की वजह दिल का दौरा था। यह उस वक्त हुआ जब वह शिलोंग के भारतीय प्रबंधन संस्थान में एक व्याख्यान दे रहे थे। 28 जुलाई को उन्हें दिल्ली में तथा 29 जुलाई को उन्हें मदुरै में श्रद्धांजलि दी गई। 30 जुलाई को उन्हें उन्हीं के नगर रामेश्वरम के पी करुम्बू ग्राउंड में पूरे सम्मान के साथ दफनाया गया तथा यहां उन्हें 3,50,000 से ज्यादा नागरिक श्रद्धांजलि देने पहुंचे। शायद आप जानते नहीं होंगे कि गूगल भी उनकी पुण्यतिथि पर अपने मुख्य पृष्ठ पर काला रिबन दिखा रहा था। भारत सरकार ने उनके सम्मान में 7 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वर्गीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के 79वें जन्मदिन को विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया गया। उन्होंने युवाओं को प्रेरित करने हेतु कई किताबें लिखी जो बहुत ही प्रभावशाली हैं। विंग्स ऑफ फायर, ए मैनिफेस्टो फॉर चेंज, इंस्पायरिंग थॉट्स इत्यादि। ये किताबें भी कलाम साहब की तरह प्रेरणादायक हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ऐसे शख्स थे जो एक गरीब परिवार से आए और अपनी मेहनत और अनुशासन के कारण एक सफल वैज्ञानिक, एक लोकप्रिय राष्ट्रपति तथा एक आदर्श प्रोफेसर बन गए। अगर आप इनके जीवन का गहन अध्ययन करेंगे तो जान पाएंगे कि हालात को जिम्मेदार ठहराते हुए हार मानकर बैठने वाले लोग कभी आगे नहीं बढ़ते। विश्व भर के लोग बच्चों के प्रति उनके स्नेह, उनकी सरलता तथा विनम्रता की प्रशंसा किया करते हैं। कलाम साहब में सीखने की भूख थी। इतनी विश्व प्रसिद्धि पाने के बाद भी वह बेहद सरल और साधारण इंसान थे। इनकी एक कहावत है, सबसे उत्तम कार्य क्या होता है? किसी इंसान के दिल को खुश करना, किसी भूखे को खाना देना, जरूरतमंद की मदद करना, किसी दुखियारे का दुख हल्का करना और किसी घायल की सेवा करना।